हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका कमल स्टडी पॉइंट में। मैं लेकर आया हूं आज आपके लिए महान हिमालय, लघु हिमालय या मध्य हिमालय तथा शिवालिक हिमालय, जो कि हमारा हिमालय पर्वत में अभी लास्ट चैप्टर हिमालय से बचा है, जो कि उत्तरी भारत के जो उत्तरी पर्वत के जो बच्चे हैं उनके में। उसके बाद में हम पूर्वी हिमालय को पढ़ेंगे, जो कि छोटा सा एक ही टॉपिक है। आज का हमारा टॉपिक रहेगा, 3 टॉपिक रहेंगे हमारे: महान हिमालय, लघु या मध्य हिमालय जिसको बोलते हैं, और शिवालिक हिमालय के बारे में। इनका हम विस्तार देखेंगे, इसकी लंबाई चौड़ाई देखेंगे, इसकी स्थिति देखेंगे कि कहाँ कहाँ पर ये स्थित है ना। तो इस तरह से हम पढ़ेंगे आज के महान हिमालय, लघु और मध्य शिवालिक हिमालय के बारे में पढ़ने वाले हैं, जो कि इस डायग्राम के माध्यम से पढ़ेंगे कि यहाँ पर किस स्थिति में महान हिमालय आता है और किस स्थिति में लघु या मध्य हिमालय तथा किस स्थिति पर शिवालिक हिमालय आता है। तो इसके बारे में हम आज पढ़ने वाले हैं, विस्तार से देखेंगे। वीडियो अगर अच्छा लगा तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब भी जरूर कर दीजिएगा। तो आज हम पढ़ते हैं महान हिमालय। उसमें पहला टॉपिक हमारा रहेगा महान हिमालय के बारे में। इसका अन्य नाम, लंबाई, औसत ऊंचाई, विभाजन रेखा, प्रमुख शिखर, पश्चिम से पूर्व के क्रम में इसको देखेंगे। फिर इसकी नदियां देखेंगे और यहाँ पर कुछ प्रमुख दर्रे भी आएंगे, उनको हम देखेंगे विस्तार से। ठीक है, तो आज हम पढ़ते हैं महान हिमालय को, जो किस तरह से यहाँ पर स्थित है भारत के मैप्स में। ठीक है, तो आज हम स्टार्ट करते हैं इस तरह के। तो वीडियो शुरू से अंत तक जरूर देखिएगा। अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब भी जरूर कर दीजिएगा। ठीक है, तो हम पढ़ते हैं अभी महान हिमालय। ठीक है, महान हिमालय को हम देखते हैं कि महान हिमालय के अन्य नाम भी है। ठीक है, तो महान हिमालय को हिमालय पर्वत में जो सबसे बड़ा पर्वत है, ये सबसे लंबा पर्वत, इसी को माना जाता है महान हिमालय को। ठीक है, तो महान हिमालय जो कि इसका अन्य नाम भी है। महान हिमालय का अन्य नाम अगर हम देखते हैं तो यहाँ पर एक तो ये सिर्फ महान हिमालय, ठीक है, एक इसका महान हिमालय, दूसरा इसका नाम है बृहद हिमालय, ओके, तीसरा इसका नाम है ग्रेट हिमालय, और इसका नाम दूसरा है हिमाद्री के नाम से जाना जाता है। ठीक है, हिमालय श्रेणी के अंतर्गत, यानी कि इस श्रेणी के अंतर्गत इसको महान हिमालय, बृहद हिमालय, ग्रेट हिमालय, है ना, महान, बृहद और ग्रेट हिमालय तथा हिमाद्री के नाम से भी इसको जाना जाता है। ठीक है, इसके बाद में हम देखते हैं कि इस पर्वत की जो लंबाई है, इस पर्वत की लंबाई को अगर हम देखेंगे तो इस पर्वत की लंबाई है 2400 किलोमीटर। ठीक है, इस पर्वत की लंबाई है 2400 किलोमीटर, यानी कि हिमालय पर्वत की लंबाई है 2400 किलोमीटर, जो कि हम देखेंगे, है ना। इसको देखेंगे तो यहाँ पर जम्मू कश्मीर के गार्ज से, यानी कि सिंधु नदी ये यहाँ आती है, तो यहाँ से जब स्टार्ट होता है, ठीक है, यहाँ से जब ये स्टार्ट होता है तो यहाँ से इस हिस्से में यहाँ तक आ जाता है अरुणाचल प्रदेश के, जो किस नाम से जाना जाता है, नामचा बुरुआ। ठीक है, अरुणाचल प्रदेश के गार्ज, सिंधु नदी के गार्ज से, है ना, इसकी ऊंचाई हम देखेंगे, है ना, इसकी ऊंचाई, औसतन ऊंचाई की अगर देखेंगे तो इसकी औसतन ऊंचाई है 6100 मीटर। ठीक है, महान हिमालय की ऊंचाई है 6100 मीटर, इसकी ऊंचाई आती है। ठीक है, यहाँ पर कुछ पर्वत इस तरह से आते हैं। ओके, तो इसकी जो ऊंचाई है 6100 मीटर। ओके, 6100 मीटर इसकी ऊंचाई। ओके, इसकी ऊंचाई 6100 मीटर। और लंबाई की अगर बात करेंगे, तो 2400, मैं कहीं कितनी बार बता चुका हूं कि इस पर्वत की जो लंबाई है 2400 किलोमीटर। हमने देखा था, इससे पहले भी हमने देखा है कि यहाँ पर काराकोरम का जो हमने एक पर्वत पढ़ा था, ठीक है, काराकोरम और लद्दाख जो हमने पढ़ा था इस पर्वत के अंतर्गत। ठीक है, तो यहाँ पर हमको देखने को मिला था कि यहाँ से इस हिस्से में, ठीक है, इस हिस्से में आया था, तो यहाँ तक आता है 1000 किलोमीटर तक आता है। ठीक है, काराकोरम और लद्दाख तथा जास्कर की जो श्रेणी आती है, ठीक है, तो ये श्रेणी इसके अंतर्गत आती है 1000 किलोमीटर तक। ठीक है, और इसकी औसतन ऊंचाई थी 3100 मीटर, और इस पर्वत की ऊंचाई महान हिमालय की आती है 6100 मीटर, इसकी औसतन ऊंचाई आती है। और इसकी लंबाई पूरे उत्तर भारत के पूरे में
पूरे हिस्से में यह आती है 2400 किलोमीटर आती है, जो कि पूरा हिमालय पर्वत इसके अंतर्गत आ जाता है। ठीक है, यहाँ पर अगर आप देखते हैं तो यहाँ पर कुछ श्रेणियां आती है, मतलब कि महान हिमालय के अंतर्गत जो कुछ श्रेणियां आती है, यानी कि विश्व की जहाँ अधिकांश श्रेणियां तथा हिमालय की अधिकांश श्रेणियां यहाँ पर सबसे ज्यादा इस हिमालय की, इस महान हिमालय के अंतर्गत आती है। ठीक है, इसके बाद हम बात करेंगे कि ये जो आता है ना, महान हिमालय सिंधु नदी। ठीक है, महान हिमालय सिंधु नदी के गार जैसे, यानी कि जम्मू एंड कश्मीर। ठीक है, सिंधु नदी के गार जम्मू कश्मीर से ये अरुणाचल प्रदेश में आता है। ठीक है, अरुणाचल प्रदेश के नामचा बुरवा पर्वत तक। ओके, अरुणाचल प्रदेश के नामचा बुरवा पर्वत तक ये महान हिमालय आ जाता है। इस हिस्से में यहाँ से आता है, जम्मू से लगा के ये आता है अरुणाचल प्रदेश तक आ जाता है, नामचा बुरवा पर्वत तक। 2400 किलोमीटर लंबाई में, औसतन ऊंचाई तो 6100 मीटर आती है। इसकी विभाजन रेखा की अगर हम बात करेंगे तो महान हिमालय लघु हिमालय से, ठीक है, महान हिमालय लघु हिमालय से, ठीक है, महान हिमालय जो है लघु हिमालय से एमसीटी, ठीक है, एमसीटी को इंग्लिश में बोला जाता है मेन सेंट्रल थ्रस्ट द्वारा। ठीक है, मेन सेंट्रल थ्रस्ट द्वारा, यानी कि एमसीटी द्वारा ये पर्वत, दो पर्वत अलग होते हैं, महान हिमालय और लघु हिमालय। ठीक है, ये दो पर्वत एमसीटी के द्वारा अलग होता है। ठीक है, इसी तरह सभी पर्वत जो कि इसके बाद लघु हिमालय को और ये था दोनों एमसीटी के द्वारा अलग होंगे। फिर शिवालिक हिमालय भी अलग होगा, तो इसके बारे में भी बताएंगे हम। ठीक है, इसके बाद हम देखते हैं कि इसके विभाजन रेखा को देख लिए कि ये एमसीटी के द्वारा अलग होता है, यानी कि मेन सेंट्रल थ्रस्ट के द्वारा अलग होता है। इसके बाद में हम देखेंगे इसके पर्वत प्रमुख शिखर। ठीक है, हिमालय पर्वत, महान हिमालय के अंतर्गत जो प्रमुख पर्वत शिखर जो आते हैं, इनको हम देखने वाले हैं। तो इसके बारे में हम बता देते हैं कि यहाँ पर आपको देखा होगा माउंट एवरेस्ट, है ना। विश्व की अधिकांश श्रेणियां इसी पर्वत के अंतर्गत आती है महान हिमालय के बाद। तो माउंट एवरेस्ट जो कि यहाँ की सबसे ऊंची चोटी तथा विश्व की सबसे ऊंची चोटी मानी जाती है, जो है 8848 मीटर। ठीक है, ये जो हिस्सा माना जाता है 8848 मीटर, जो इसकी ऊंचाई मानी जाती है महान हिमालय के अंतर्गत, यानी कि माउंट एवरेस्ट की, ये है नेपाल के लोगों ने बताया है। भारत के लोगों ने जब इसको नापा तो 8850 मीटर बताया है। ठीक है, लेकिन नेपाल इस बात से सहमत नहीं था। उन्होंने बताया है कि 8848 मीटर ही माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई है। ठीक है, इसके बाद में हम देखते हैं कि यहाँ पर एक और पर्वत है, कंचनजंगा। ठीक है, कंचनजंगा जिसकी ऊंचाई है 8598 मीटर। ठीक है, 8598 मीटर कंचनजंगा। उसके बाद में यहाँ और पर्वत आते हैं जो कि नंगा पर्वत, नंगा तथा नंदा देवी, है ना। नंगा पर्वत एवं नंदा देवी पर्वत जो कि जम्मू कश्मीर के इस हिस्से में आ जाती है। ठीक है, तो यहाँ पर कौन कौन से पर्वत आते हैं प्रमुख शिखर, तो यहाँ पर माउंट एवरेस्ट 8848 मीटर, फिर कंचनजंगा 8598 मीटर, नंगा पर्वत एवं नंदा देवी पर्वत यहाँ की प्रमुख पर्वत श्रेणियां है, पर्वत शिखर या चोटी है। ठीक है, इसके बाद में हम इसका देखेंगे पूर्व से पश्चिम के क्रम, इसके देखते हैं। ठीक है, इसका पूर्व से पश्चिम के क्रम में इसको देखने वाले हैं। तो पूर्व से पश्चिम के क्रम अगर हम देखेंगे तो यहां पर हमने देखा है कि पूर्व में, ठीक है, पूर्व की महान हिमालय पूर्व में पश्चिम के, है ना, पश्चिम के अपेक्षा पूर्व में क्या होगा, अधिक ऊंचाई पर, है ना, अधिक ऊंचाई पर बर्फ पाई जाएगी।
कैसे? ठीक है, तो यहाँ पर हमने देखा है कि पूर्व से पश्चिम के क्रम में तो पूर्व में पश्चिम की अपेक्षा अधिक ऊंचाई पर बर्फ पाई जाएगी यहाँ पर। वो इसलिए कि यहाँ पर हमने देखा है कि जब जो भारतीय टुकड़ा जो जाता है ना, ऑस्ट्रेलियन प्लेट जब यूरेशियन प्लेट में जब इनकी क्षेपण की दशा में इनकी जब टक्कर होती है तो ये सीधा जाके यहाँ पर टकराता है। ठीक है, तो इधर की साइड जब पूर्व की साइड में जब ज्यादा टक्कर लगती है और उधर से भी टक्कर लगती है, आमने सामने जब टक्कर लगती है ना, तो यहाँ पर क्या हुआ, पर्वत यहाँ पर कम चौड़ाई है। ठीक है, यहाँ पर हमने देखा था 150 किलोमीटर इसकी चौड़ाई है ना इस साइड में, और इस साइड में हमने देखा है कि 400 450 किलोमीटर तक इसकी चौड़ाई आ जाती है। जब इसकी 150 किलोमीटर 150 किलोमीटर इसकी चौड़ाई आएगी तो यहाँ पर अधिक ऊंचाई पर पर्वत निर्माण हो जाएंगे। और यहाँ पर क्या होगा, ज्यादा चौड़ाई है, चौड़ाई के हिसाब से जब किसी भी चीजों को अगर धक्का मारने से, मिट्टी को अगर धक्का मारेंगे तो यहाँ पर ज्यादा मैदानी भाग होगा, वहां पर पर्वत छोटे बनेंगे क्योंकि वहां पर मिट्टी फैल जाएगी, और यहाँ पर कम सकड़ी जगह होगी। वहां पर अगर किसी चीज को अगर धक्का मारते हैं तो वहां पर क्या होगा, जगह कम होने की वजह से ऊपर ज्यादा उठेगा। ठीक है, ज्यादा चौड़ाई इसका मतलब कि वो ज्यादा ऊपर नहीं उठेगा, मिट्टी फैल जाएगी, और सकड़ी जगह होने की वजह से वहां पर मिट्टी फैलेगी नहीं और ऊपर ज्यादा उठेगी। तो यहाँ पर पूर्व में क्या होगा, अधिक ऊंचाई पर बर्फ पाई जाएगी, और पश्चिम में ज्यादा चौड़ाई होने की वजह से यहाँ पर कम ऊंचे पर्वत पाए जाएंगे, इसलिए यहाँ पर बर्फ भी कम रहेगी और यहाँ पर ज्यादा ऊंची बर्फ रहेगी। यहाँ यहीं पर हमने देखा है कि नेपाल के हिस्से में जो कि माउंट एवरेस्ट है ना, जिसको नेपाल में माउंट एवरेस्ट को नेपाल में सागर माथा के नाम से भी जाना जाता है, जो कि विश्व की सबसे ऊंची पर्वत श्रेणी मानी जाती है। 8,848 मीटर इसकी ऊंचाई है। ठीक है, तो पूर्व और पश्चिम क्रम हमने देखा कि पूर्व में अधिक ऊंचाई पर बर्फी पाई जाएगी और पश्चिम में कम पाई जाएगी, पश्चिम में कम ऊंचे पर्वत मिलेंगे अपने को। ठीक है, इसके बाद हम यहाँ पर नदियां देखेंगे तो हिमालय पर्वत के यानी कि महान हिमालय के मध्यवर्ती भाग में गंगा तथा सिंधु नदी, कौन सी, गंगा एवं सिंधु नदी, सॉरी गंगा एवं यमुना नदी। ठीक है, इसके मध्यवर्ती भाग में गंगा एवं यमुना नदी तथा उनकी जो सहायक नदियां हैं। ठीक है, गंगा यमुना और उनकी सहायक नदियां यहां पर मिलेगी, जो कि हमने देखा है जम्मू कश्मीर से अरुणाचल प्रदेश के लगभग में इसकी श्रेणी की रहेगी। तो यहाँ पर हमने देखा है कि यहाँ पर जो नदियां आएगी महान हिमालय के मध्यवर्ती भाग में गंगा यमुना और उनकी सहायक नदियां हमको यहाँ पर मिलेगी। ठीक है, इस तरह से हमने देखा है कि जो हमको सिंधु नदी थी यहाँ से निकलती है। ठीक है, इधर के हिस्से से निकलती है, तो ये इधर पाकिस्तान से होती हुई इधर के हिस्से में आ जाती है। ठीक है, यहाँ पर हमने देखा है कि एक यहाँ पर हमको इस हिस्से में हमको एक मिलेगी यमुना नदी। तो इनकी दोनों सहायक नदियां जो कि यहाँ पर सिंधु, झेलम, व्यास, सतलज और रावी है ना, तो यहाँ पर हमको सहायक नदी इसके सिंधु नदी की मिलेगी और इधर भी हमको यमुना नदी की सहायक नदियां मिलेगी। तो ये महान हिमालय के अंतर्गत आने वाली नदियां आती है, गंगा तथा है ना, गंगा, सिंधु एवं यमुना नदी। ठीक है, तो इस हिस्से में हमको यहाँ पर मिल जाती है ना, ये इधर वाले हिस्से में यहाँ पर इस हिस्से में जाती है और बंगाल की खाड़ी में गंगा भी जाकर गिर जाती है और इसके नीचे से एक यमुना नदी निकलती है। तो इनकी सहायक नदियां भी इसी श्रेणी के अंतर्गत आ जाती है। फिर इसके बाद हम देखेंगे इसके कुछ प्रमुख दर्रे। ठीक है, इसके प्रमुख दर्रे की अगर हम बात करेंगे तो इसके दर्रे जो आते हैं है ना, केंद्र शासित प्रदेश में है ना, केंद्र शासित जम्मू एवं कश्मीर है ना, जम्मू कश्मीर में हमने देखा है बुर्जिला और जोजिला है ना, जम्मू कश्मीर में हमने देखा है कि बुर्जिला एवं जोजिला। तथा इसके बाद में हिमाचल प्रदेश में हम देखेंगे कि हिमाचल प्रदेश में हमको जो मिलता है वो है रोहतांग दर्रा है ना, हिमाचल प्रदेश में रोहतांग और शिव किला
है ना। हिमाचल प्रदेश में रोहतांग शिव किला और जोजिला, सॉरी, यहाँ पर हमको मिलता है रोहतांग शिव किला, और एक हमको मिलता है बारालाचाला। ठीक है ना। तो हमको हिमाचल प्रदेश में 3 दर्रे मिलते हैं, जो कि रोहतांग, शिव किला और बारालाचाला। उसके बाद में उत्तराखंड में हमको मिलता है ना। उत्तराखंड में हमको जो दर्रे मिलते हैं उन दर्रों का नाम है माना, नीति और लिपू लेक, है ना। माना, नीति और लिपू लेक। तथा इसके बाद में हमको और दर्रे मिलते हैं जो कि सिक्किम में मिलते हैं। सिक्किम में हमको जो दर्रे मिले हैं उन दर्रों का नाम है, सॉरी मैं एक बार देख रही थी, याद नहीं, हाँ, जेलेपला और नाथुला। ठीक है, सिक्किम में, याद नहीं आ रहा था मेरे को, है ना। तो यहाँ पर हमको सिक्किम में मिलता है नाथुला और जेलेपला, है ना। नाथुला और जेलेपला हमको यहाँ पर सिक्किम में हमको नाथुला और जेलेपला। ठीक है, एक बार रिवाइज करता हूँ मैं। केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर में बुर्जिला, जोजिला, और हिमाचल प्रदेश में रोहतांग, शिव किला और बारालाचाला। उत्तराखंड में माना, नीति और लिपू लेक, तथा सिक्किम में हमको नाथुला और जेलेपला दर्रा हमको मिलता है। ठीक है, इस तरह से हम यहाँ पर, है ना, जम्मू कश्मीर यहाँ पर दर्रे मिलते हैं हमको। ठीक है, जो बुर्जिला और जोजिला पर, यहाँ पर इस हिस्से में हमको मिलता है रोहतांग, शिव किला और बारालाचाला। उसके बाद में हमको यहाँ पर इस हिस्से में मिलता है उत्तराखंड के हिस्से में, यहाँ पर हमको मिलते हैं उत्तराखंड में माना, नीति और लिपू लेक। तथा उसके बाद में यहाँ पर हमको इस हिस्से में यहाँ पर मिलते हैं जो कि नाथुला और जेलेपला दर्रे यहाँ पर हमको मिलते हैं। ठीक है, तो इस तरह से यहाँ पर इस हिस्से में मिलते हैं। इसके बाद हम पढ़ते हैं अभी लघु तथा मध्य हिमालय को पढ़ने वाले हैं, है ना। लघु तथा मध्य हिमालय, जिसको हिमाचल, है ना, हिमाचल पर्वत के नाम से जानते हैं। ठीक है, इसको हिमाचल पर्वत के नाम से जानते हैं, वो इसलिए कि यहाँ पर हिमाचल पर्वत प्रदेश में ये पूरा स्थित आ जाता है, इसीलिए इसको हिमाचल पर्वत के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, इसकी अगर लंबाई चौड़ाई की अगर हम बात करेंगे तो मध्य तथा लघु हिमालय की जो लंबाई है 400 किलोमीटर। कितनी है? 400 किलोमीटर, जो कि इस हिस्से में यहाँ तक आती है। ठीक है, तो इस तरह से ये महान हिमालय के किस हिस्से में आता है? तो महान हिमालय के पश्चिमी हिस्से में आता है। ठीक है, इस हिस्से में कुछ पश्चिमी, यहाँ पर लघु वृहद हिमालय या ग्रेट हिमालय आता है, तो यहाँ पर इस हिस्से में, पश्चिमी हिस्से में लघु तथा महान हिमालय, लघु तथा मध्य हिमालय आता है। ठीक है, इसकी लंबाई है 400 किलोमीटर और इसकी चौड़ाई है, इसकी चौड़ाई की अगर हम बात करेंगे तो इसकी चौड़ाई 60 से 80 किलोमीटर की आती है। ठीक है, इसकी चौड़ाई आती है 60 से 80 किलोमीटर इसकी चौड़ाई आती है। और इसकी औसतन ऊंचाई की अगर हम बात करेंगे तो इसकी औसतन ऊंचाई आएगी 3000 से 4500 मीटर। ठीक है, मीटर में आएगी। तो इसकी जो औसतन ऊंचाई आएगी 3000 से 4500 मीटर इसकी ऊंचाई आएगी, जो कि इस हिस्से में यहाँ पर कुछ पर्वत आते हैं जो इस हिस्से में आ जाते हैं महान हिमालय के बाद में। ठीक है, तो इस हिस्से में इसकी 3000 से 4500 मीटर इसकी ऊंचाई आएगी। उसके बाद में हम देखेंगे कि इनका विभाजन जो होता है ना, महान हिमालय से लघु हिमालय, पहले बताया आपको मैं कि SMT, है ना, मेन सेंट्रल। ठीक है, मेन सेंट्रल थ्रस्ट के द्वारा ये महान हिमालय से अलग होता है। लघु हिमालय SMT यानी कि मेन सेंट्रल थ्रस्ट के द्वारा ये भी अलग होता है। ठीक है, इसके पर्वत शिखर की अगर हम बात करेंगे तो इसके पर्वत शिखर जो आते हैं ये इस हिस्से में कुछ छोटे छोटे पर्वत आते हैं। उन पर्वतों का नाम है पीर पंजाल। ठीक है, इनके अंतर्गत जो प्रमुख शिखर है पीर पंजाल, फिर उसके बाद में नाग टिब्बा, पीर पंजाल, नाग टिब्बा, महाभारत,
है ना। पीर पंजाल, नाग टिब्बा और महाभारत, तथा उसके बाद में यहाँ पर आपको मिलता है एक पर्वत का नाम है धौलाधर। ठीक है, दूसरा नाम है इसका धौलाधर, ये भी इसी पर्वत में स्थित है। ठीक है, इस पर्वत को ज्यादातर पूछा जाता है, नाग टिब्बा और धौलाधर पर्वत को, तो ये भी इस लघु हिमालय के अंतर्गत आता है। लघु या मध्य हिमालय के अंतर्गत पीर पंजाल, नाग टिब्बा, महाभारत और धौलाधर जैसी कुछ श्रेणियां यहाँ पर आ जाती है। इसके बाद में हमने देखा है कि यहाँ पर कुछ घाटियां आती है। ठीक है, मध्य हिमालय और महान हिमालय के बीच में कुछ घाटियां आती है ना। यहाँ पर हमने देखा है कि यहाँ पर कुछ घाटियां आती है ना। तो यहाँ पर कश्मीर यानी कि लघु और मध्य हिमालय के मध्य यहाँ पर कश्मीर घाटी आती है, कश्मीर घाटी, है ना। उसके बाद में लाहौल स्पीति, है ना। उसके बाद में आती है यहाँ पर कुल्लू एवं कांगड़ा घाटियां यहाँ पर अवस्थित है ना। तो हमने देखा है कि यहाँ पर कुछ घाटियां आती है जो कि महान हिमालय तथा लघु हिमालय के मध्य में आती है। कश्मीर घाटियां, लाहौल स्पीति, कुल्लू एवं कांगड़ा घाटियां आती है। इस बीच वाले हिस्से में ये महान हिमालय आ गया। ठीक है, ये महान हिमालय और ये है लघु हिमालय। ठीक है, इसके बीच में जो घाटियां आती है, जो घाटियां हैं कश्मीर घाटी, लाहौल स्पीति, कुल्लू एवं कांगड़ा घाटियां यहाँ पर अवस्थित है। उसके बाद में हमने देखा है कि यहाँ पर कुछ घास के मैदान आते हैं। तो यहाँ पर कुछ घास के मैदान आते हैं जिसको इसके बाद में हमने देखा है कि यहाँ पर शीतोष्ण कटिबंधीय घास के मैदान पाए जाते हैं, है ना। शीतोष्ण कटिबंधीय घास के मैदान को हमने देखा है कि यहाँ पर घास के मैदान पाए जाते हैं, जिससे कश्मीर में, है ना, इसे कश्मीर में किस नाम से जानते हैं? कश्मीर में इसको मर्ग के नाम से जानते हैं। ठीक है, इस घास के मैदान को, जो घास के मैदान आते हैं मध्य हिमालय के बीच में, तो इसको कश्मीर में मर्ग के नाम से जानते हैं। जैसे हमने देखा, इसका उदाहरण है सोनमर्ग तथा गुलमर्ग। ठीक है, सोनमर्ग और गुलमर्ग जो कि कश्मीर घाटी के अंतर्गत आते हैं, तो सोनमर्ग और गुलमर्ग यहाँ पर कुछ घास के मैदान भी पाए जाते हैं। उसे उत्तराखंड में, है ना, उत्तराखंड में इसे बुग्याल के नाम से जानते हैं। ठीक है, उत्तराखंड में बुग्याल और पयार के नाम से भी इसको जाना जाता है, इस घास के मैदान को, जो कि मर्ग के नाम से जाने जाते हैं। सोनमर्ग, गुलमर्ग, इसको उत्तराखंड में बुग्याल और पयार के नाम से भी जानते हैं। यहाँ पर कुछ प्रमुख पर्यटक स्थल आते हैं, है ना। कुछ प्रमुख पर्यटक स्थल आते हैं इसमें शिमला, मसूरी, है ना, इसको बोलते हैं शिमला, मसूरी, डलहौजी, है ना। इस तरह से यहाँ पर शिमला, मसूरी, डलहौजी, और यहाँ पर हमने और देखा है कि नैनीताल और दार्जिलिंग भी आता है। यहाँ पर कौन कौन से आता है ना, नैनीताल और दार्जिलिंग। ठीक है, तो इस तरह से यहाँ पर पर्यटक स्थल में आते हैं शिमला, मसूरी, डलहौजी और नैनीताल और दार्जिलिंग, यहाँ पर प्रमुख स्थल भी आते हैं। ठीक है, तो इस तरह से ये इस हिस्से में यहाँ पर महान हिमालय के बाद में पश्चिमी विस्तार का लघु हिमालय या मध्य हिमालय जिसको बोलते हैं, तो इसमें हमने देखा है कि इसका अन्य नाम हिमाचल पर्वत है। लंबाई इसकी 400 किलोमीटर, चौड़ाई इसकी 80 किलोमीटर है, औसतन ऊंचाई 300 से 4500 मीटर है। उसके बाद में विभाजन रेखा एमसीटी यानी मेन सेंट्रल थ्रस्ट के द्वारा अलग किया जाता है। इसके बाद प्रमुख शिखर पीर पंजाल, धौलाधर, नाग टिब्बा और महाभारत जैसी कुछ चोटियां यहाँ पर पाई जाती है। उसके बाद घाटियां कश्मीर में, कश्मीर घाटी, लाहौल स्पीति, कुल्लू एवं कांगड़ा घाटियां यहाँ पर अवस्थित है। उसके बाद में हमने देखा घास के मैदान, तो कश्मीर में इसको मर्ग के नाम से जानते हैं, जो कि शीतोष्ण कटिबंधीय घास के मैदान यहाँ पर पाए जाते हैं, तो इसको मर्ग के नाम से जानते हैं, जैसे सोनमर्ग, गुलमर्ग, है ना। उत्तराखंड में उसके बुग्याल और पयार के नाम से जानते हैं। उसके बाद में पर्यटक स्थल को देखा, तो यहाँ पर शिमला, मसूरी, डलहौजी, नैनीताल और दार्जिलिंग यहाँ पर कुछ प्रमुख पर्यटक स्थल भी पाए जाते हैं। ठीक है, इसके बाद में हमने देखा है पीर पंजाल पर्वत जो आता है, इसी के अंतर्गत हमने देखा है कि जहाँ पर प्रमुख शिखर में जो पीर पंजाल जो श्रेणी आती है,
ठीक है। इस हिस्से में जो पूरे है ना, यहाँ पर इस हिस्से में पाई जाती है पीर पंजाल श्रेणी। ठीक है, पीर पंजाल श्रेणी को अगर हमने देखा है तो पीर पंजाल श्रेणी 4000 मीटर इसकी ऊंचाई है। 4000 मीटर इसकी ऊंचाई आती है और 400 किलोमीटर है ना, इस क्षेत्र की सबसे पश्चिमी विस्तार इसी का आता है। ठीक है, सबसे पश्चिमी विस्तार इसी का आता है। उसके बाद में हमने देखा है शिमला, ये शिवालिक हिमालय है ना, तो ये लघु हिमालय का पश्चिमी विस्तार है। ठीक है, लघु हिमालय के इसके पश्चिमी हिस्से में आती है पीर पंजाल, तो इसकी 4000 मीटर इसकी ऊंचाई है और 400 किलोमीटर, ठीक है, 400 किलोमीटर इसकी लंबाई है। ठीक है, ये हमने देखा है कि यहाँ पर झेलम और व्यास, ठीक है, झेलम और व्यास नदियों के बीच में है ना, झेलम और व्यास नदियों के बीच में ये 400 किलोमीटर लंबाई में विस्तृत है। यहाँ की सबसे लंबी पर्वत श्रेणी भी मानी जाती है। पीर पंजाल श्रेणी में अगर हमने देखते हैं कि पीर पंजाल श्रेणी में हमको मिलता है बनिहाल एवं दूसरा हमने देखा है कि बनिहाल तथा यहाँ पर पीर पंजाल। ठीक है ना, बनिहाल और पीर पंजाल। ठीक है, बनिहाल और पीर पंजाल यहाँ पर हमको प्रमुख दर्रे मिलते हैं। 2 दर्रे यहाँ पर मिलते हैं लघु एवं मध्य हिमालय के बीच में, बनिहाल और पीर पंजाल 2 दर्रे मिलते हैं। इसके बाद में हम शिवालिक तथा बाह्य तथा इसको उप हिमालय के नाम से जानते हैं। ठीक है, इसको शिवालिक या फिर बाह्य या उप हिमालय। ठीक है, इसके बाद में हमने देखा है कि शिवालिक हिमालय, बाह्य हिमालय और उप हिमालय के बारे में देखने वाले हैं, है ना, जिसकी स्थिति देखेंगे, विस्तार, लंबाई, निर्माण, चौड़ाई, औसत ऊंचाई, सीमा रेखा और इनकी नदियां, कुछ अन्य जानकारी भी हमको यहाँ पर देखने को मिल जाएगी शिवालिक हिमालय के अंतर्गत। ठीक है, तो इसके बाद हम देखते हैं इसकी स्थिति देखते हैं। तो इसकी स्थिति को अगर देखेंगे तो ये हमको यहाँ पर एक क्या मिला, महान हिमालय। ठीक है, इसके बाद में हमको क्या मिला, लघु हिमालय, है ना। इस तरह से हमको यहाँ पर अभी जो मिला है शिवालिक हिमालय, शिवालिक हिमालय। ठीक है, तो हमको ये लघु हिमालय के सबसे, यानी कि हिमालय पर्वत के सबसे ने दक्षिणी श्रेणी भी इसको माना जाता है। ठीक है, तो ये सबसे दक्षिणी श्रेणी है ना, हिमालय का सबसे दक्षिणी पर्वत श्रेणी है ना, हिमालय पर्वत का सबसे दक्षिणी श्रेणी इसको माना जाता है। ये हमको मिलता है लघु हिमालय के, है ना, लघु हिमालय के दक्षिण में, है ना, ये पंजाब के पोटवार, है ना, पंजाब के पोटवार बेसिन से कोसी नदी के, है ना, कोसी नदी के लगभग तक, तो कोसी नदी तक लगभग ये 2400 किलोमीटर में आता है ना। पंजाब के पोटवार बेसिन से कोसी नदी तक लगभग ये 2400 किलोमीटर में आता है। ठीक है, ये वाला हिस्सा हमने देखा, ये है पंजाब, है ना, ये वाला हिस्सा जो पंजाब का आता है, पंजाब के बेसिन से, है ना, पंजाब के बेसिन से यहाँ पर कोसी नदी है ना, कोसी नदी तक लगभग ये 2400 किलोमीटर में लगभग में फैला है ना, 2400 किलोमीटर तक ये फैला हुआ है। ठीक है, इस तरह से ये पंजाब के बेसिन, पंजाब के पोटवार बेसिन से कोसी नदी तक लगभग 2400 किलोमीटर में फैला है। ये प्लायोसिन काल, है ना, प्लायोसिन काल में निर्मित है। ठीक है, प्लायोसिन काल में निर्मित यह पर्वत श्रेणी, है ना, प्लायोसिन काल में निर्मित श्रेणी, यहाँ से जो कि हिमालय से निकलने वाली नदियां, ठीक है, प्लायोसिन काल में निर्मित यह है हिमालय से निकलने वाली नदियों के द्वारा जो अवसाद लाए गए थे, है ना, हिमालय के द्वारा लाए गए हिमालय से निकलने वाली नदियों के द्वारा जो लाए गए अवसाद के
निक्षेपण के अवसाद के वलन बनने से इस पर्वत का प्लायोसीन काल में इस पर्वत का निर्माण हुआ था, शिवालिक हिमालय का। ठीक है, इसकी चौड़ाई की अगर हम बात करेंगे तो इसकी चौड़ाई है 50 किलोमीटर। कितनी है? 50 किलोमीटर इसकी चौड़ाई है शिवालिक हिमालय की। ठीक है, इस क्षेत्र में इसकी जो चौड़ाई है 50 किलोमीटर आती है। ठीक है, 50 किलोमीटर। ओके, 50 किलोमीटर इसकी चौड़ाई आती है। ठीक है, इसके बाद में औसतन ऊंचाई की अगर हम बात करेंगे तो इसकी औसतन ऊंचाई है 1200 मीटर। ठीक है, शिवालिक हिमालय की जो चौड़ाई है 1200 मीटर। ठीक है, इसके बाद में हमने देखा है कि यहाँ पर हम सीमा रेखा भी मिलते हैं जो कि MBF द्वारा। ठीक है, ये लघु हिमालय से शिवालिक हिमालय जो अलग होता है। ठीक है, लघु हिमालय से शिवालिक हिमालय हमको मिलता है MBF द्वारा, यह अलग होता है। ठीक है, MBF द्वारा यह अलग होता है। MBF का मतलब होता है मेन बाउंड्री। ठीक है, मेन बाउंड्री फॉल्ट द्वारा, है ना। मेन बाउंड्री फॉल्ट जिसको बोलते हैं इंग्लिश में MBF, तथा MBF का फुल फॉर्म है मेन बाउंड्री फॉल्ट के द्वारा ये लघु हिमालय से शिवालिक हिमालय अलग होता है। ठीक है, इसकी नदियों को देखें तो यहाँ पर इस क्षेत्र में कुछ रेतीली नदियां भी पाई जाती है जिसको स्थानीय भाषा में चावस के नाम से जानते हैं। ठीक है, यहाँ पर कुछ रेतीली नदियां भी पाई जाती है जिसको स्थानीय भाषा में चावस के नाम से जाना जाता है। ठीक है, इसके बाद में हमने देखा है कि यहाँ पर कुछ है ना, इस क्षेत्र में क्या हुआ, ये क्षेत्र एक दलदलीय क्षेत्र है। ठीक है, यहाँ पर कुछ दलदलीय क्षेत्र तथा भूस्खलन की घटना भी इस क्षेत्र में ज्यादा होती है। ठीक है, यहाँ पर वनस्पतियों का अभाव है ना, वनस्पतियों का अभाव है ना, बहुत कम मात्रा में वनस्पति पाई जाती है तथा यहाँ पर वृक्षों की बहुत कमी है। वृक्षों की कमी भी यहाँ पर हमको देखने को मिल जाती है। ठीक है, यहाँ पर भूस्खलन की घटना भी बहुत ज्यादा होती है, इसीलिए ये क्षेत्र क्या रहता है, दलदलीय क्षेत्र रहता है। दलदलीय क्षेत्र होने की वजह से यहाँ पर वनाच्छादित एवं दलदली क्षेत्र हो जाता है। इसकी वजह से यहाँ पर क्या हमको वनस्पतियां भी नहीं मिलती है, वनस्पतियों के अभाव तथा वृक्षों की कमी भी यहाँ पर हमको मिलती है। ठीक है, इस तरह से हमको महान हिमालय, लघु हिमालय व शिवालिक हिमालय को भी हमने देख लिया। ठीक है, इसके बाद में हम देखेंगे, है ना, इसके बाद में हमको देखने को मिलेगा पूर्व उत्तर, है ना, पूर्व उत्तर की पहाड़ियां। ठीक है, पूर्व उत्तर की पहाड़ियां हमको यहाँ का हम देखने को मिलेगी। ठीक है, आगे वाले वीडियो में हम पूर्व उत्तर की पहाड़ियों को मिलेंगे। आपको ये वीडियो अगर अच्छा लगा तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। ठीक है, वीडियो अगर अच्छा लगा तो लाइक, शेयर जरूर कर दीजिए। वीडियो को शुरू से अंत तक जरूर देखिएगा। अगर वीडियो शुरू से अंत तक देखने के बाद अगर अच्छा लगा तो वीडियो को सब्सक्राइब कर दीजिए। नए अगर चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब और लाइक और कमेंट का भी कर दीजिए। ठीक है, तो इस तरह से हम आगे हम पढ़ेंगे पूर्वोत्तर की पहाड़ियां जो कि इस हिस्से में आती है। ठीक है, इस हिस्से में यहाँ पर कुछ हिस्से में फैली हुई यहाँ पर हमको मिलेगी गारो खासी जयंतियां जो कि मेघालय के कुछ हिस्से में आ जाती है, त्रिपुरा। इसके बाद में हम शिवालिक तथा बाह्य तथा इसको उप हिमालय के नाम से जानते हैं। ठीक है, इसको शिवालिक या फिर बाह्य या उप हिमालय। ठीक है, इसके बाद में हमने देखा है कि शिवालिक हिमालय, बाह्य हिमालय और उप हिमालय के बारे में देखने वाले हैं, है ना, जिसकी स्थिति देखेंगे, विस्तार, लंबाई, निर्माण, चौड़ाई, औसत ऊंचाई, सीमा रेखा और इनकी नदियां, कुछ अन्य जानकारी भी हमको यहाँ पर देखने को मिल जाएगी शिवालिक हिमालय के अंतर्गत। ठीक है, तो इसके बाद हम देखते हैं, इसकी स्थिति देखते हैं। तो इसकी स्थिति को अगर देखेंगे तो ये हमको यहाँ पर एक क्या मिला, महान हिमालय। ठीक है, इसके बाद में हमको क्या मिला, लघु हिमालय, है ना। इस तरह से हमको यहाँ पर अभी जो मिला है शिवालिक हिमालय, शिवालिक हिमालय। ठीक है, तो हमको ये लघु हिमालय के सबसे, यानी कि हिमालय पर्वत के सबसे दक्षिणी श्रेणी भी इसको माना जाता है। ठीक है, तो ये सबसे दक्षिणी श्रेणी है ना, हिमालय का सबसे दक्षिणी
पर्वत श्रेणी है ना। हिमालय पर्वत का सबसे दक्षिणी श्रेणी इसको माना जाता है। ये हमको मिलता है लघु हिमालय के, है ना, लघु हिमालय के दक्षिण में, है ना, ये पंजाब के पोटवार, है ना, पंजाब के पोटवार बेसिन से कोसी नदी के, है ना, कोसी नदी के लगभग तक, तो कोसी नदी तक लगभग ये 2400 किलोमीटर में आता है ना। पंजाब के पोटवार बेसिन से कोसी नदी तक लगभग ये 2400 किलोमीटर में आता है। ठीक है, ये वाला हिस्सा हमने देखा, ये है पंजाब, है ना। ये वाला हिस्सा जो पंजाब का आता है, पंजाब के बेसिन से, है ना, पंजाब के बेसिन से यहाँ पर कोसी नदी है ना। कोसी नदी तक लगभग ये 2400 किलोमीटर में लगभग में फैला है ना। 2400 किलोमीटर तक ये फैला हुआ है। ठीक है, इस तरह से ये पंजाब के बेसिन, पंजाब के पोटवार बेसिन से कोसी नदी तक लगभग 2400 किलोमीटर में फैला है। ये प्लायोसिन काल, है ना, प्लायोसिन काल में निर्मित है। ठीक है, प्लायोसिन काल में निर्मित यह पर्वत श्रेणी, है ना, प्लायोसिन काल में निर्मित श्रेणी यहाँ से, जो कि हिमालय से निकलने वाली नदियां, ठीक है, प्लायोसिन काल में निर्मित यह है हिमालय से निकलने वाली नदियों के द्वारा जो अवसाद लाए गए थे, है ना, हिमालय के द्वारा लाए गए हिमालय से निकलने वाली नदियों के द्वारा जो लाए गए अवसाद के निक्षेपण के अवसाद के वलन बनने से इस पर्वत का, प्लायोसिन काल में इस पर्वत का निर्माण हुआ था, शिवालिक हिमालय का। ठीक है, इसकी चौड़ाई की अगर हम बात करेंगे तो इसकी चौड़ाई है 50 किलोमीटर। कितनी है? 50 किलोमीटर इसकी चौड़ाई है शिवालिक हिमालय की। ठीक है, इस क्षेत्र में इसकी जो चौड़ाई है 50 किलोमीटर आती है। ठीक है, 50 किलोमीटर, ओके, 50 किलोमीटर इसकी चौड़ाई आती है। ठीक है, इसके बाद में औसतन ऊंचाई की अगर हम बात करेंगे तो इसकी औसतन ऊंचाई है 1200 मीटर। ठीक है, शिवालिक हिमालय की जो चौड़ाई है 1200 मीटर। ठीक है, इसके बाद में हमने देखा है कि यहाँ पर हम सीमा रेखा भी मिलते हैं जो कि MBF द्वारा, ठीक है, ये लघु हिमालय से शिवालिक हिमालय जो अलग होता है, ठीक है, लघु हिमालय से शिवालिक हिमालय हमको मिलता है MBF द्वारा, ये अलग होता है। ठीक है, MBF द्वारा ये अलग होता है। MBF का मतलब होता है मेन बाउंड्री। ठीक है, मेन बाउंड्री फॉल्ट द्वारा, है ना, मेन बाउंड्री फॉल्ट जिसको बोलते हैं इंग्लिश में MBF, तथा MBF का फुल फॉर्म है मेन बाउंड्री फॉल्ट के द्वारा ये लघु हिमालय से शिवालिक हिमालय अलग होता है। ठीक है, इसकी नदियों को देखें तो यहाँ पर इस क्षेत्र में कुछ रेतीली नदियां भी पाई जाती है जिसको स्थानीय भाषा में चावस के नाम से जानते हैं। ठीक है, यहाँ पर कुछ रेतीली नदियां भी पाई जाती है जिसको स्थानीय भाषा में चावस के नाम से जाना जाता है। ठीक है, इसके बाद में हमने देखा है कि यहाँ पर कुछ है ना, इस क्षेत्र में क्या हुआ, ये क्षेत्र एक दलदलीय क्षेत्र है। ठीक है, यहाँ पर कुछ दलदलीय क्षेत्र तथा भूस्खलन की घटना भी इस क्षेत्र में ज्यादा होती है। ठीक है, यहाँ पर वनस्पतियों का अभाव है ना, वनस्पतियों का अभाव है ना, बहुत कम मात्रा में वनस्पति पाई जाती है तथा यहाँ पर वृक्षों की बहुत कमी है। वृक्षों की कमी भी यहाँ पर हमको देखने को मिल जाती है। ठीक है, यहाँ पर भूस्खलन की घटना भी बहुत ज्यादा होती है, इसीलिए ये क्षेत्र क्या रहता है, दलदलीय क्षेत्र रहता है। दलदलीय क्षेत्र होने की वजह से यहाँ पर वनाच्छादित एवं दलदली क्षेत्र हो जाता है। इसकी वजह से यहाँ पर क्या हमको वनस्पतियां भी नहीं मिलती है, वनस्पतियों के अभाव तथा वृक्षों की कमी भी यहाँ पर हमको मिलती है। ठीक है, इस तरह से हमको महान हिमालय, लघु हिमालय व शिवालिक हिमालय को भी हमने देख लिया। ठीक है, इसके बाद में हम देखेंगे, है ना, इसके बाद में हमको देखने को मिलेगा पूर्व उत्तर, है ना, पूर्व उत्तर की पहाड़ियां।
ठीक है। पूर्वोत्तर की पहाड़ियां हमको यहाँ का हम देखने को मिलेगी। ठीक है, आगे वाले वीडियो में हम पूर्वोत्तर की पहाड़ियों को मिलेंगे। आपको ये वीडियो अगर अच्छा लगा तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। ठीक है, वीडियो अगर अच्छा लगा तो लाइक शेयर जरूर कर दीजिए। वीडियो को शुरू से अंत तक जरूर देखिएगा। अगर वीडियो शुरू से अंत तक देखने के बाद अगर अच्छा लगा तो वीडियो को सब्सक्राइब कर दीजिए। नए अगर चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब और लाइक और कमेंट का भी कर दीजिए। ठीक है, तो इस तरह से हम आगे हम पढ़ेंगे पूर्वोत्तर की पहाड़ियां जो कि इस हिस्से में आती है। ठीक है, इस हिस्से में यहाँ पर कुछ हिस्से में हमको त्रिपुरा मिजोरम से होते हुए मेघालय के कुछ हिस्से में गारो खासी जयंतियाँ कुछ पहाड़ियाँ मिलेगी। उन पहाड़ियों को हमको देखना है। ठीक है, इस तरह से हम आगे वाले वीडियो में देखेंगे पूर्वोत्तर की जो कि 7 राज्य में हमको पहाड़ियाँ देखने को मिल जाएगी। ठीक है, ये वीडियो अच्छा लगा तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा।